वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज़ के तीसरे वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ बाकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। ऑलरेडी 2 वीडियो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 52 नंबर से। इसका मतलब है इसके पहले के सभी क्वेश्चंस को हम 1 से लेकर 51 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के 2 वीडियोज़ में। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का मुख्य उपयोग होता है। पहला है जीन लाइब्रेरी में, भौतिक प्रतिबंधन मानचित्र बनाने में, जीन क्लोनिंग में और इनमें से सभी। अब देखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड तक का सिंपल सा आंसर ऐसे क्वेश्चंस का होता है इनमें से सभी, लेकिन फिर भी बाकी सभी ऑप्शंस की जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इनमें सभी हम टिक करते हैं तो गलत भी हो जाता है, लेकिन बोर्ड तक के लिए काफ़ी होता है। मतलब समझ ही गए होंगे, 52 नंबर का सही जवाब होगा इनमें से सभी। हालांकि प्रतिबंधन एंजाइम क्यों ज़्यादातर चर्चा में रहता है, क्योंकि इसका उपयोग डीएनए को किसी खास जगह से काटने के लिए किया जाता है। अब जो ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है ना, प्रतिबंधन जो न्यूक्लियस होता है 2 टाइप का होता है, एक एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है कि वो डीएनए, लाइक अगर ये डीएनए स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है तो उसके किनारे से न्यूक्लियोटाइड को काट देता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस क्या करता है तो इसके बीच के किसी खास जगह से ये क्या करता है तो इन डीएनए को काटने का काम करता है। अब यहाँ मैंने कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें इंसर्ट करी हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये जो नाम है ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जैसे देख रहे हैं BAMH1 ECOR1 HIND3 HAE3 KPN1, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम है। और यहाँ ओरिजिन लिखा गया, मतलब किस बैक्टीरिया से आप इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को प्राप्त कर रहे हैं, ये यहाँ लिखा गया है। और यहाँ पे लास्ट में है रिकग्निशन सीक्वेंस, मतलब आपको पता होना चाहिए कि एंडोन्यूक्लियस है या एक्सोन्यूक्लियस है, तो कहीं से भी नहीं काट देगा। इसके लिए एक खास सीक्वेंस होता है डीएनए का जहाँ से कट करते हैं, और कहाँ से तो जो पॉलिंड्रेमिक सीक्वेंस होते हैं वहीं से कट करते हैं, सभी जगह से नहीं करते हैं। तो अब ये पॉलिंड्रेमिक क्या है, इस चीज़ को ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहीं पर देख सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि आखिर वो पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा होता है हर एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जहाँ से ये कट करता है। तो इस चीज़ को एक बार ज़रूर याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है पीसीआर में, दूसरा है क्लोनिंग में, तीसरा है डीएनए संसाधन में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, और प्राइमर्स होता क्या है। देखिए लिखा गया है, अ प्राइमर इज अ शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड, मतलब एक छोटा सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होता है यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, कि डीएनए का जो सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, इसको शुरू करने में इस प्राइमर का ज़रूरत पड़ता है। अब ऑप्शन देखिएगा, अच्छा डीएनए का संवर्धन जो होता है वो किस मेथड से होता है, तो आपको पता है उसको बोलते हैं पीसीआर। क्या बोलते हैं? पीसीआर। और ये जो संवर्धन या जो जीन का सिंथेसाइज्ड है, संश्लेषण है, वो कौन शुरू करता है, तो प्राइमर शुरू करता है। तो आई होप आपने लिंक कर लिया होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, पीसीआर में। एक बार फिर, प्राइमर्स का उपयोग कहाँ होता है? पीसीआर में होता है। क्यों होता है? तो डीएनए का जो सीक्वेंस बनना शुरू होता है, सिंथेसाइज्ड शुरू किया जाता है, उसको इनिशिएट करने के लिए प्राइमर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट डीएनए किसके लिए उपयोगी टूल है? सैटेलाइट डीएनए किसके लिए उपयोगी टूल है? पहला है अंग प्रत्यार्पण, दूसरा है लिंग निर्धारण, तीसरा है फॉरेंसिक विज्ञान, चौथा है आनुवांशिक अभियंत्रण। ठीक है, एक बात मैं क्लियर कर दूं, बायोटेक्नोलॉजी का जो थोड़ा एमसीक्यू है काफ़ी टफ होता है,
इसलिए आप जल्दीबाजी में इसको समझने का प्रयास करेंगे तो गलती होने की संभावना बनी रहेगी। अच्छे से इसको समझिए, नोट डाउन करिए, और दिक्कत लगे तो वापस से देखिए। वीडियोज़ में एक अच्छी बात यही होती है कि इसको जितनी बार मन करे आप देख सकते हैं और फिर इसे समझने का प्रयास करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सैटेलाइट डीएनए कह रहा है। देखिए ये होता क्या है सैटेलाइट डीएनए। यहाँ लिखा गया है सैटेलाइट डीएनए इज द हाईली रेपिटेटिव सिंपल सीक्वेंस डीएनए विच इज लेस देन 10 बीपी। बी मतलब बेस पेयर लॉन्ग शॉर्ट सीक्वेंस। अब देखिएगा कह रहा है कि ये सैटेलाइट डीएनए होता क्या है, तो हाईली रिपीटेटिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट करता है खुद को। सिंपल सीक्वेंस एक साधारण सीक्वेंस होता है किसका, तो डीएनए का, जिसमें 10 बीपी से, बीपी मतलब बेस पेयर, 10 बेस पेयर से कम होते हैं। उसमें टोटल जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बेस पेयर्स जो होते हैं 10 से कम होते हैं। तो यहाँ आप देख चुके होंगे कि ये सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है डीएनए का जो बार बार रिपीट करता है, और ये कितने का, 10 बीपी से कम का होता है। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिएगा, इट इज़ यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टू प्रोड्यूस द यूनिक डीएनए प्रोफाइल ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर सॉल्विंग द डिस्प्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज। कि जो भी इंडिविजुअल्स के डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसके हिसाब से आप डीएनए प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। किसके हेल्प से, तो सैटेलाइट डीएनए के हेल्प से। अब क्वेश्चन वापस देखते हैं। कह रहा है सैटेलाइट डीएनए किसके लिए उपयोगी है, अंग प्रत्यारोपण, लिंग निर्धारण, फॉरेंसिक विज्ञान, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो सिंपल सा आपको मैंने आंसर पहले ही वहाँ डिस्कशन में बता दिया था, फॉरेंसिक विज्ञान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर। एगारोज का प्रयोग किया जाता है। एगारोज ना एक जेल की तरह का होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जीन क्लोनिंग में, डीएनए को देखने के लिए, और प्लाज्मिड को काटने के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे एगारोज जो होता है ना, ये समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, याद रखिएगा ये 2015 में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे भी गए थे। एगारोज हमें कहाँ से मिलता है, समुद्री घास से, सीवीड्स से हमें मिलता है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें जो मीडियम का तौर पे हमें मटेरियल यूज़ करना होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एगारोज का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है पहला, इलेक्ट्रोफोरेसिस, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके सहायता से आप डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आधी जानकारी ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब पूरी जानकारी का होना ज़रूरी है। जैसे हम सभी याद करते हैं कि डीएनए को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन डीएनए के साथ साथ आरएनए और प्रोटीन्स को भी सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज किया जा सकता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किसका उपयोग होता है। कह रहा है कि ठीक है, आपको पता है कि जो एलियन डीएनए उसको तैयार कैसे करते हैं, ये सारा मेथड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। तो अगर एलियन डीएनए आपने तैयार कर लिया तो उसे परपोषी कोशिका में डालना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट नहीं करेंगे वो कैसे रेप्लिकेट करेगा। तो कह रहा है कि उसको किसी परपोषी कोशिका में डालने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है सूक्ष्म अंतक्षेपण, जीन गन, अहानिकारक रोगजनक, और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्योंकि चाहे जीन गन हो, चाहे सूक्ष्म अंतक्षेपण हो, चाहे अहानिकारक रोगजनक है, इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिका में इंजेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग किस में होता है। तो अभी देखिएगा ऊपर क्या दिखा गया था कि परपोषी कोशिका में डीएनए के प्रवेश कराने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो जीन गन का भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है। तो जीन गन क्या होता है, तो वही डीएनए को इंजेक्ट करने में होता है। तो देखिए, तो ऑप्शन कुछ दिख रहा है ऐसा, विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए, दिख रहे हैं। मतलब इसके लिए अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन से ही इसका आंसर हमें मिल गया था। तो 57 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। 58 पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पूरा नाम क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हिंदी होता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। हिंदी जानने की वजह से ज़रूरत नहीं है।
ऑप्शन है पहला डीएनए संश्लेषण में, दूसरा प्रोटीन संश्लेषण में, तीसरा एमिनो अम्ल के संश्लेषण में, चौथा डीएनए के संवर्धन में। तो ध्यान रखिएगा पीसीआर मेथड हमेशा यूज किया जाता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन में, मतलब डीएनए संवर्धन में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए 58 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, डीएनए संवर्धन में। देखिए यहाँ लिखा गया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ मेथड वाइडली यूज्ड टू रैपिडली मेक मिलियंस टू बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सैंपल। मतलब किसी खास स्पेसिफिक सैंपल अगर डीएनए का दिया गया है तो उससे आप क्या कर सकते हैं? मिलियंस और बिलियंस कॉपी उसका बना सकते हैं। किसकी सहायता से? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सहायता से। समझ गए बात को? इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, डीएनए संवर्धन में। 59 नंबर क्वेश्चन है एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है। अभी मैंने जस्ट पिछला क्वेश्चन जो डिस्कस किया था ना एगारोज के बारे में, देखिए तो मैंने बताया था कि कहाँ से आता है। 55 नंबर क्वेश्चन में बताया था मैंने कि ये समुद्री घास से मिलता है। अब यहाँ वापस इस क्वेश्चन को देखते हैं 59 नंबर। एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन है समुद्री घास से, मक्का से, हाइड्रिला से और फर्न से। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद से सोच लीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और वैसे उसका सही जवाब क्या होगा? समुद्री घास से। 60 नंबर क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल एकल वलय जो किसी रेडियो सक्रिय अणु से बंधा रहता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है वेक्टर, यह सेलेक्टेबल मार्कर, प्लाज्मिड और प्रोब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क्या? ए, बिल्कुल नहीं। तो बोल दो सी, ये भी नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन डी, प्रोब। जी हाँ, न्यूक्लिक अम्ल जब एकल वलय किसी रेडियो सक्रिय अणु से बंध जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोब। 61 नंबर क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में प्लाज्मिड वेक्टर का विखंडन किसके द्वारा होना चाहिए? क्वेश्चन फिर से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में प्लाज्मिड वेक्टर का विखंडन किसके द्वारा होना चाहिए? पहला है गर्म क्षारीय घोल द्वारा, दूसरा रूपांतरित डीएनए लाइगेज द्वारा, तीसरा 4 पृथक एंजाइम द्वारा और चौथा ऑप्शन वही एंजाइम जिसके द्वारा दाता जीन को खंडित किया गया। ऑप्शन साफ दिख रहा है, मतलब 61 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। इसमें उसी एंजाइम का यूज किया जाता है जिसके द्वारा दाता जीन को खंडित किया गया था, तोड़ा गया था। 62 नंबर क्वेश्चन है मानव जीनोम सीक्वेंसिंग, पूरा देखिए हिंदी इंग्लिश मिला दिया गया है, इसका इंग्लिश क्या होता है? ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हेतु प्रयुक्त सबसे अधिक वेक्टर्स कौन से हैं? कौन से वेक्टर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? यहाँ देखिएगा लिखा गया है करंटली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स आर BAC। क्या? BAC मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। इसके अलावा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स या YAC का भी उपयोग किया जाता है। मतलब कौन कौन हो गया? BAC और YAC। फुल फॉर्म लिखा गया है BAC का बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और YAC का ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दोनों होता है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा 62 का? ऑप्शन बी, BAC और YAC। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम डीएनए को जोड़ने में भाग लेता है? अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर दिया? काट दिया, फिर आपने उस जीन को चेंज कर दिया, तो कुछ तो साटेंगे ना, समझ रहे? जैसे पंचर बनता है तो साटने के लिए सोल्यूशन यूज होता है, वैसे ही कुछ तो साटने के लिए यूज किया जाएगा, जोड़ने के लिए। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ने में भाग लेता है? ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, प्राइमेज, एंडोन्यूक्लियस। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, लाइगेज। मुझे पूरा भरोसा है अगर लास्ट के 2 वीडियोस आपने देखे हैं तो आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को सीधे सीधे कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करने के लिए ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड प्राप्त किए जाते हैं। ट्यूमर प्रेरित मतलब जो ट्यूमर को बढ़ावा देते हैं, मतलब कैंसर एक तरीके से होता है जिसको बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन है एस्चेरिचिया कोलाई, बैसिलस थुरिंजिएसिस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्वारा। अब ऑप्शन ना अच्छे से देखिएगा, नाम में ही आंसर छुपा होता है। यहाँ क्या लिखा है? ट्यूमर प्रेरित करने के लिए। ट्यूमर किस में दिख रहा है? ट्यूमिफेसियंस में दिख रहा है। मतलब 64 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये VVI क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला है टैक डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है।
टैक डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है थर्मस एक्विटस से, इकोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए थर्मस एक्वेटिकस से। एनसीईआरटीज अगर आपने पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन तो वहाँ ऐसे बहुत से क्वेश्चन सीधे सीधे लिखे हुए मिल जाएंगे। 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग हेतु एक वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग के लिए एक वेक्टर का काम करता है। ऑप्शन है वैक्यूलो विषाणु, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, राइजोपस नाइग्रिकेंस, और डी ऑप्शन है रेट्रो विषाणु मतलब रेट्रो वायरस। सही जवाब होगा ऑप्शन डी रेट्रो वायरस। 67 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु में पाया जाता है। ऑप्शन है प्लाज्मिड डीएनए, आरएनए, तीसरा ऑप्शन है ए और बी मतलब प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस ना याद करिएगा, हर साल कभी जीवाणु का होता है, कभी टीएमवी का होता है, लेकिन पूछता जरूर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए, इस दोनों की उपस्थिति वहाँ पे हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, ECOR1 एंजाइम का स्रोत होता है। नाम देखिएगा, नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है। ECOR1 इस चारों में से चेक करिए तो BAMH1, ई कोलाई, ए और बी दोनों, HIND3 किसके जैसा दिख रहा है? अगर याद नहीं भी है ना तो ऐसे भी अब बना सकते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी ई कोलाई। 69 नंबर क्वेश्चन है, आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जाती है क्या कहलाती है? मतलब जो जीन आपको चाहिए है उसको इन विट्रो संश्लेषित आप कर सकते हैं, सिंथेसाइज उसको कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? एलाइसा, PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और चौथा ऑप्शन है फ्लो साइटोमेट्री। सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा क्या? PCR। अभी तो PCR पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा ये PCR, इसको VCR मत समझ लेना। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स क्या है? ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। प्रोबायोटिक्स क्या है? ऑप्शन देखना, एक नई किस्म का भोजन एलर्जन, दूसरा सुरक्षित प्रतिजैविक, तीसरा जीवित सूक्ष्मजीव भोजन संपूरक, और चौथा कैंसर प्रेरित करने वाला सूक्ष्मजीव। यहाँ देखो प्रोबायोटिक के बारे में लिखा गया है, प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रमोटेड विथ क्लेम्स दैट दे प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन कंज्यूम्ड। मतलब अगर उन्हें आप कंज्यूम करते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधित फायदे होते हैं। बाय इम्प्रूविंग और रीस्टोरिंग द गट फ्लोरा। मतलब यहाँ से आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा क्या है, यह जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।